हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि यूरोप में सीरिया से, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारे इमिग्रेंट्स पहुंचे और इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। फ्रांस में, पोलैंड में, इंग्लैंड में, इनफैक्ट स्वीडन में भी इसका विरोध किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी अगर कभी किसी दूसरी विदेशी नस्ल के लोग आकर के बसते हैं तो उनका विरोध देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये लोग हमारे नेटिव कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये यहाँ की जो नेटिव सिविलाइजेशन है उसमें किसी प्रकार की कोई इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। नेटिव कल्चर, नेटिव सिविलाइजेशन के ऊपर में खतरा है। इसी प्रकार का आपको कोई खतरा देखने को मिलता है जब किसी नेटिव एरिया में जब कोई फॉरेन प्लांट की स्पीसीज लगा दी जाती है। तो जब ये फॉरेन इन्वेजिव स्पीसीज जब लगा दी जाती है तो वहां पर आप देखेंगे नेटिव बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में एक खतरा देखने को मिलता है। ऐसे ही खतरों को भांपते हुए अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन ये लिया गया है कि गुजरात में कुछ बाहर से आई हुई लगाई गई जो एग्जॉटिक स्पीसीज हैं, जैसे कि गुजरात में अभी कोनोकार्पस ट्रीज, इनको फॉरेस्टेड और नॉन फॉरेस्टेड एरियाज दोनों में ही लगाने से बैन कर दिया गया है। कंप्लीट बैन गुजरात सरकार ने लगा दिया है। इसी प्रकार का उदाहरण हमारे पास में दिल्ली में भी है। इसी प्रकार का उदाहरण हमको केरल में भी देखने को मिलता है कि फॉरेन इन्वेजिव स्पीसीज को वहां से हटा दिया गया। तो आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार की पौधों को हटा दिया जाता है? पौधे तो हमको लगता है कि वो हार्मलेस होते हैं, इंसानों की तरीके से वो कोई हमला नहीं करते, वो चुपचाप से अपनी जगह पर पड़े हुए हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको वो ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, फल प्रोवाइड करते हैं, अनेकों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर पेड़ों से हमारी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि पेड़ लोकल स्पीसीज के ऊपर में नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमको उनको बैन करना पड़ रहा है? चलिए आज का डिस्कशन इसी के बारे में होगा, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ गुजरात के बारे में समझते हैं कि गुजरात ने अभी हाल फिलहाल क्या किया है। गुजरात ने विदेशी एक स्पीसीज है जो कि इनिशियली मेडागास्कर में देखा गया था, मेडागास्कर में पाया जाता है, वहां का नेटिव स्पीसीज है, उसको लाया गया और गुजरात में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए इस स्पीसीज को लगा दिया गया। इसको बोलते हैं कोनोकार्पस ट्रीज। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद, गांधीनगर, इन एरियाज में रिवर फ्रंट डेवलप किए गए। तो रिवर फ्रंट डेवलप करते समय इस तरीके के पौधों को ग्रीनरी लगा बढ़ाने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए लगाया गया। वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था, इस पेड़ के फेवर में जो आर्गुमेंट दिए गए वो ये था कि ये 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। इसको कम पानी की आवश्यकता होगी, कम पानी में भी पनप सकता है, इसके सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा हैं, और चूंकि ये कोई बड़ी फॉडर स्पीसीज नहीं है, इस कारण से इसको जानवर नहीं खाएंगे, तो इसके सर्वाइव करने की चांसेस ज़्यादा होंगी और ये ग्रीन स्पेस को बढ़ाए। ये उनका तर्क था। लेकिन देखिए होता क्या है, वहां पर कुछ साल के बाद में कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स देखी गई। देखा गया कि वहां के लोगों में एस्थमा के केसेस, इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो सर्दी जुकाम की केसेस होते हैं, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती हैं, ILI, उनके केसेस बढ़ने लगे। जब इसकी खोजबीन की गई, रिसर्च की गई, तो पाया गया कि इस प्रकार के कोनोकार्पस ट्रीज से निकलने वाले पॉलन्स इसके पीछे जिम्मेदार हैं। तो एक तो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है कि इनके कारण से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स बढ़ रही हैं। दूसरी चीज जो देखी गई वो ये कि इनका रूट सिस्टम, अभी देखा ना हम लोगों ने बातें की कि 50 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाएगा, कम पानी की आवश्यकता होगी। तो अगर ये बड़ा पेड़ हो रहा है, कम पानी में हो जाएगा, तो कैसे होगा? क्योंकि इसकी रूट सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, बहुत डीप रूट्स होती हैं। डीप रूट्स होती हैं तभी ये नीचे, बहुत ही नीचे के होराइजन से, सॉइल के नीचे के होराइजन से भी ये मॉइस्चर गैदर कर सकता है। तो इसका मतलब इसका बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही विकसित रूट सिस्टम है। ये एक्सटेंसिव रूट सिस्टम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हार्म पहुंचाने लगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म पहुंचा रहा है, इंसानों को हार्म पहुंचा रहा है, उनको रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स देकर। और तीसरी चीज आप देखिए कि इसका कोई खास फॉडर, अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि फॉडर पर्पस के लिए भी इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है, और ये इन्वेजिव स्पीसीज है, तेजी से फैलता है। तेजी से फैलता है तो लोकल नेटिव स्पीसीज को ग्रो करने नहीं देता,
तो लोकल नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। ये बड़ा कारण था कि क्यों इसको बैन लगा दिया गया। और बैन इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्बन स्पेसेस में, रिवर फ्रंट में, अर्बन पार्क्स में लगाने से मना किया गया है, नहीं, इसको फॉरेस्टेड, नॉन फॉरेस्टेड सभी प्रकार के एरिया से लगाने से बैन कर दिया गया है। और कहा गया है कि इसको रेगुलेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी पार्क में एक दो इस तरह के पौधे लगे हैं तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो वहां पर बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल आती है। लोगों ने महसूस किया कि एक बहुत ही तीखी, बहुत ही तीव्र स्मेल वहां पर आती है, जो कि लोगों को वहां पर बैठने नहीं देती। इनफैक्ट जानवर भी वहां पर आना नहीं पसंद करते। तो ये एक स्पीसीज हो गई, और ये एक एग्जाम्पल हो गया आपको देखने को मिला गुजरात में। ऐसा ही एक आपको केस देखने को मिला था दिल्ली में। दिल्ली में भी इसी तरह से ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए 1930s से अंग्रेजों ने वहां पर इस्तेमाल करना शुरू किया विलायती कीकड़ का। विलायती कीकड़ के पौधे लगाए गए, और बाद में आजाद भारत में भी उसी मॉडल को कंटिन्यू किया गया। और ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा एफॉरेस्टेशन करने के लिए विलायती कीकड़ का बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया गया। लेकिन फिर विलायती कीकड़ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि बहुत तेजी से ग्रो करता है, नेटिव स्पीसीज को फिर ग्रो नहीं करने देता, बायोडाइवर्सिटी को सप्रेस करता है, और इसकी वाटर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आपने दिल्ली में देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि दिल्ली का वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो वाटर टेबल नीचे जाने के पीछे इंसानों के द्वारा किया जाने वाला कंजम्पशन ही जिम्मेदार नहीं है, ये वनस्पतियां भी जिम्मेदार हैं। तो जब रिसर्च में ये सारी चीजें पाई गई तो फिर विलायती कीकड़ के ऊपर में भी बैन लगा दिया गया, और बोला गया कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से, धीरे धीरे करके हम लोग विलायती कीकड़ को पूरी तरीके से हटाकर नेटिव स्पीसीज को लगा देंगे। तो इस प्रक्रिया में भी दिल्ली है। तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। इसी तरह से अब आपको केरल में भी देखने को मिलेगा। केरल में क्या हुआ? केरल में भी ब्रिटिश एरा में, को पता है कि केरल के मुन्नार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने टी प्लांटेशन किया। तो टी प्लांटेशन करने के बाद में जब टी की प्रोसेसिंग की जाती थी तो बॉयलर्स चलाने पड़ते थे। अब बॉयलर्स के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल कौन सा आएगा? तो वहां पर वो ऑब्वियसली बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करते थे। तो उनको ऐसे पौधों की आवश्यकता थी, ऐसी वनस्पतियों की आवश्यकता थी जिनसे फ्यूल ग्रेड की लकड़ियां मिल सकें, फ्यूल ग्रेड का वुड मिल सके। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां पर यूकेलिप्टस प्लांटेशन किया। लेकिन यूकेलिप्टस प्लांटेशन से आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वाटर डिमांडिंग स्पीसीज है। इससे भी वहाँ का वाटर कंजम्पशन बढ़ गया। वाटर कंजम्पशन बढ़ा और लोकल नेटिव स्पीसीज को इसने ख़त्म कर दिया। वो स्पीसीज जिससे फॉडर निकलता था, वहाँ के जानवर उसको कंज्यूम करते थे। यूकेलिप्टस को कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसका पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पत्तियाँ बहुत ऊपर होती हैं, तो उसमें सफिशिएंट फॉडर नहीं निकलता कि इंसान की जानवर उस पर फीड कर सकें। तो धीरे धीरे क्या हुआ? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर बढ़ने लगा, वाटर डिमांड बढ़ गई। तो पहाड़ी एरियाओं पे आपको पता है वैसे भी वाटर टेबल बहुत ज़्यादा होता नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी वैसे ही कमी होती है। तो इस तरीके के पौधों के लगाने के कारण वाटर अवेलेबिलिटी और ज़्यादा कम हो गई। तो इसके बाद आपको आपने देखा होगा कि 2018 ऑनवर्ड्स अब कहा गया कि यूकेलिप्टस और एकेशिया के पौधे मुन्नार क्षेत्र में नहीं लगाए जाएंगे, और जो पुराने पौधे हैं उनको हटाकर धीरे धीरे कर करके लोकल नेटिव स्पीसीज लगाई जाएंगी। तो आपने देखा कि लोकल नेटिव स्पीसीज को लगाया जाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में 33% ग्रीन कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग माइंडलेसली कुछ भी लगा देंगे। सिर्फ ग्रीनरी ही नहीं बढ़ानी है, उसको सस्टेनेबल बनाए रखना है, पूरे के पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रख के फिर हमको प्लांटेशन करनी है। जैसे कि फॉरेन स्पीसीज का अगर कोई एनिमल किसी जगह पर पहुंचता है तो लोकल स्पीसीज को जिस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट्स भी वैसा ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्लांटेशन करने के पहले हमको इन जरूरी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था इस पर डिस्कशन। चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि दिल्लीज इनिशिएटिव टू रिमूव विलायती कीकड़ फ्रॉम द सेंट्रल रिज वाज प्रॉम्प्टेड बाय इट्स रैपिड ग्रोथ, हाई वाटर कंजम्पशन एंड इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन नेटिव बायोडाइवर्सिटी। कि दिल्ली ने
ये निर्णय लिया कि वो सेंट्रल रिज एरिया से विलायती कीकड़ को हटाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पीसीज है विलायती कीकड़ की बहुत तेजी से ग्रो होती है, लोकल नेटिव स्पीसीज को ग्रो नहीं करने देती, बायोडाइवर्सिटी को सप्रेस करती है और इसकी वाटर डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि केरला's डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द कल्टीवेशन ऑफ acacia and eucalyptus in forested areas was primarily aimed at conserving native habitats from encroachment of foreign invasive plants। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि केरल में एकेशिया और यूकेलिप्टस के प्लांटेशन के ऊपर में बैन लगाया गया है क्योंकि वही चीज लोकल नेटिव स्पीसीज के ऊपर में ये खतरा उत्पन्न कर रहे थे। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आपसे पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही हैं, दो सही हैं, पहला और दूसरा।